নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय कोरोना, अब तीसरी लहर का खतरा। इससे लड़ने के लिए करने होंगे ये काम। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की अस्वाभाविकता को पहचानने में नाकाम रहने के कारण एक राष्ट्र के रूप में हमने अपनी उंगलियां जला ली और महामारी के खिलाफ जीत की घोषणा करने में बहुत जल्दी कर दी। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं था। इतिहास सबूतों से भरा है कि महामारी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है। 1918-20 में इन्फ्लुएंजा महामारी की 4 लहरें आई थी, जिनमें से दूसरी लहर का दुनिया भर के लोगों का पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। कोविड-19 महामारी में फरवरी-मार्च 2021 तक दुनिया भर के लगभग सभी प्रमुख देशों, चीन अपवाद है, जिसे केवल एक लहर का सामना करना पड़ा, को 2 या 3 लहरों का सामना करना पड़ा। जहां पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में ज्यादा मामले सामने आए। दूसरी लहर के बीच कुछ दिनों पहले भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अवश्य आने वाली है। उन्होंने कहा कि यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी गंभीर होगी। महामारी विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित यह घोषणा सही है। जब तक अति संवेदनशील आबादी रहती है, तब तक लहरों का खतरा बना रहता है। फरवरी 2021 की शुरुआत में जारी भारत के तीसरे देशव्यापी सीरो सर्वेक्षण रिपोर्ट में पाया गया था कि केवल 21% लोगों ने पिछले संक्रमण के प्रमाण मिले, जैसा कि उनके रक्त नमूनों में एंटीबॉडी के माध्यम से पहचाना गया था। अनिवार्य रूप से इसका मतलब था कि 79% भारतीय अब भी वायरस के लिए अति संवेदनशील हैं, जो अब भी आसपास हैं। महामारी को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हर क्षेत्र में आबादी का एक बड़ा हिस्सा वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करे। यह प्रतिरक्षा स्वाभाविक संक्रमण के बाद या टीकाकरण के जरिए प्राप्त की जा सकती है। स्वाभाविक संक्रमण में व्यक्ति के बीमार होने और मृत्यु का खतरा रहता है, इसलिए टीकाकरण बेहतर तरीका है, क्योंकि यह मृत्यु के जोखिम के बिना प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऐसे भी चर्चाएं हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित होने की अधिक आशंका है। इस धारणा की पुष्टि करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। यह संभव है कि कुल संख्या के संदर्भ में बच्चों में संक्रमण की दर में कोई वृद्धि ना हो, पर तीसरी लहर में कुल नए संक्रमण के अनुपात में बच्चों की हिस्सेदारी अधिक हो सकती है। अब तक अधिकांश संक्रमण वयस्क और बुजुर्ग आबादी में हुए हैं। यह वही आयु वर्ग है जिसका टीकाकरण हो रहा है, इसलिए वयस्कों में अति संवेदनशील आबादी में गिरावट की संभावना है, जबकि 18 से कम आयु वर्ग की आबादी बिना प्रतिरक्षा के रहेगी और इस तरह अति संवेदनशील होगी। किसी भी मामले में तीसरी लहर के प्रभाव को कम करना ही एकमात्र तरीका है। इसके लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकारों की तीसरी लहर की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान देने के साथ महामारी संबंधित विस्तृत तैयारी और प्रतिक्रिया योजना तैयार करनी चाहिए और 1 वर्ष या महामारी समाप्त होने तक बाद के सभी लहरें को ध्यान में रखते हुए मध्यम अवधि की योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसी योजना को वित्तीय आवंटन और समय समय पर निगरानी संकेतों द्वारा समर्पित होना चाहिए। दूसरा, भारत के राज्य और जिले में स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए एक अलग रोड मैप बनाना चाहिए। महामारी की शुरुआत के बाद से स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के सभी वादों पर फिर से कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। तीसरा, ऑक्सीजन बेड तैयार करने के लिए देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय करना चाहिए। प्रत्येक पीएचसी में 6 बेड हैं और भारत भर में 30,000 पीएचसी है और इन्हें सक्रिय करने का मतलब है 1,80,000 ऑक्सीजन बेड। चौथा,
सुनिश्चित आपूर्ति के जरिए टीकाकरण का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए ताकि जहां तक संभव हो योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके। भारत में बच्चों के लिए कोविड टीकों का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। एक बार निष्कर्ष उपलब्ध हो जाने के बाद बच्चों के लिए टीकाकरण खोला जाना चाहिए। विदेशों में कुछ टीके हैं जो बच्चे को लगाए जाने के लिए मंजूरी की उन्नत अवस्था में हैं। जब वे टीके भारत में उपलब्ध होते हैं तो उन्हें बच्चों के टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। 5वां, भारत को कोविड-19 डेटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में सुधार करने की आवश्यकता है और बीमारी के पैटर्न को समझने तथा किसी उभरते स्ट्रेन को पहचानने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग को तेजी से बढ़ाना चाहिए। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए समय पर उचित रणनीति तैयार करने की दृष्टि से ये दोनों जरूरी है। 6, महामारी की प्रतिक्रिया वैज्ञानिक प्रमाण और विशेषज्ञों की तकनीकी सलाह द्वारा निर्देशित होना चाहिए। राजनेताओं और नीति निर्माताओं को तकनीकी विशेषज्ञों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें जन स्वास्थ्य, डिजीज मॉडलिंग, अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी जैसे कई स्वतंत्र विशेषज्ञों को जोड़ना सार्थक होगा। आखिरकार महामारी को केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पर भी होता है। अंत में हर स्तर, केंद्र, राज्य, जिला पर महामारी में पिछले 15 महीनों की गलतियां और अच्छाइयों से सबक सीखने की जरूरत है। आगे संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उन सब का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बात स्पष्ट है कि हम वायरस के खिलाफ लड़ेंगे और इस महामारी से बाहर निकलेंगे। मौजूदा और किसी भी भावी महामारी से लड़ने के लिए सबसे बेहतर और दीर्घकालीन समाधान एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली है जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं और सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है जिसे भारत के नीति निर्माताओं को याद रखना चाहिए। बुद्धिमान लोगों का कहना है कि समय पर समस्या को पहचान लेना उसका आधा हल निकाल लेना है। महामारी के खिलाफ तैयारी रातों रात नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी लहर की अवश्य भाविता की इस मान्यता का उपयोग सभी स्तरों पर सरकार द्वारा किया जाना चाहिए ताकि वे प्रभाव को कम करने की तैयारी शुरू कर सके। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। एसिडिटी से फौरन आराम पाना है तो जरूर आजमाएं ये घरेलू नुस्खे। पेट में गैस होना आम समस्या है। जब आप ज़्यादा तला भुना और बाहर का खाना खाते हैं तो आपके पेट में गैस हो जाती है। पेट में दर्द के साथ ही गैस सिर में चढ़ जाती है। ऐसे में आपको फौरन घरेलू नुस्खों को आजमाना चाहिए क्योंकि इनके जरिए आप पेट में होने वाली गैस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप गैस की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको रोजाना खाली पेट 1 चम्मच बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। इसे पीते ही आपको गैस की समस्या से पल भर में छुटकारा मिल जाएगा। हींग भी गैस में बेहद फायदेमंद होती है। आप 1 गिलास गर्म पानी में हींग मिलाकर पिए, इससे आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएंगी। दिन में करीब 2 से 3 हींग का पानी पिए। काली मिर्च भी गैस की समस्या को दूर करती है। काली मिर्च का सेवन करने से न केवल गैस की समस्या में राहत मिलती है बल्कि इससे हाजमा भी सही रहता है। पेट में गैस होने पर आप दूध में काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं। पेट में अगर गैस हो रही है तो लहसुन भी फौरन राहत पहुंचाता है। गैस की समस्या में लहसुन खाने से काफी फायदा मिलता है। गैस होने पर अदरक के टुकड़े को देसी घी में पकाकर खाना चाहिए, इससे फौरन राहत मिलेगी। गैस होने पर आप ठंडे पानी में 1 चम्मच भुना हुआ जीरा भी ले सकते हैं, इससे गैस की समस्या में राहत मिलती है। एसिडिटी से राहत के लिए मेथी दाना और गुड़ को भी पानी में डालकर उबाल ले और इस पानी को छान कर पी ले, इससे भी आपको फौरन राहत मिलेगी। थोड़ा सा पीसी हुई हल्दी में चुटकी भर नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ पिए। भुनी हींग व काला नमक मिलाकर
गर्म पानी के साथ खाने से एसिडिटी में राहत मिलती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, बस हमें देती जाती है, लेकिन लालच करने पर वह हमें दंड भी देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि आज पर्यावरण के सामने क्या क्या समस्याएं हैं और हम इसे बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि देखा जाए तो ये दिन हमारे भविष्य के बारे में है। अगर हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। इसीलिए अर्थ डे के साथ साथ यह दिन बाकी सभी दिनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी दिन भी तभी मनाए जा सकते हैं जब उन्हें मनाने के लिए हम बचे रहेंगे। सन 1972 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति का महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि इस साल 5 जून से 16 जून तक यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर पहली मेजर कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य मानव परिवेश को बचाने और बढ़ाने की चुनौती को हल करने के तरीके के बारे में आम धारणा तैयार करना था। इसके बाद इसी साल 15 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आधिकारिक तौर पर विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया और उस समय इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ये तो थी इतिहास की बातें। अगर आप 90s से पहले की जनरेशन है तो शायद आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे घरों के आसपास ढेरों गौरैया चहचहाया करती थी, और जब हमारी माँ छत पर गेहूं सुखाती थी तो उस समय भी गेहूं के आसपास कई सारी गौरैया मंडराती रहती थी। इसी तरह शहरों में मछली बाजार के पास भी ढेरों गिद्ध मंडराते रहते थे। आखिर कहाँ गए ये सब? हमने मोबाइल टावर के रेडिएशन, अंधाधुंध शिकार, प्रदूषण और ऐसी ही अन्य चीजों से इन्हें खत्म कर दिया है। और इनकी क्या बात करें, अगर सेव टाइगर प्रोजेक्ट ना होता तो शायद आज भारत को कोई दूसरा नेशनल एनिमल खोजना पड़ता। पूरे विश्व में हर साल करीब 55 लाख लोग दूषित हवा की वजह से ही मर जाते हैं, जो कुल मौतों का लगभग 10% है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 11 शहर दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण से समुद्र भी नहीं बचे हैं। हम पर्यावरण में इतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कि समुद्र तक का पानी एसिडिक होता जा रहा है। हमने अपने घर बनाने के लिए इतने जंगल काट दिए हैं कि आज बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ गई है। फर्टिलाइजर के बेहिसाबी इस्तेमाल ने खेतों को इतना जहरीला बना दिया है कि उनमें उगने वाली सब्जियां खाने से फायदे कम हैं और नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। बेहिसाब पानी की बर्बादी के कारण भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। कई सालों से जमे ग्लेशियर आज तेजी से पिघल रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बातों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी को यहाँ बताया नहीं जा सकता। बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से प्रयास शुरू नहीं किए तो शायद बाद में हमें इसका मौका भी नहीं मिलेगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। क्या कर सकते हैं हम? ये भूल जाइए कि सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, पड़ोसी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, परिवार साथ देता है या नहीं देता है। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाऊंगा या बचाऊंगी। अगर पृथ्वी को बचाना है तो अपनी आदतों को सुधारना होगा, जैसे रीयूज करके। बहुत सी चीजें हैं जिनको हम नहीं तो कोई और इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि पुरानी किताबें, कपड़े, मोबाइल, कंप्यूटर आदि। ऐसी कई पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय
किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की जा सकती है और इसे रीयूज़ किया जा सकता है। पिछले दौर को याद कीजिए, हम सीमित चीज़ों के साथ रहते थे। चप्पल टूटने पर मोची के पास चले जाते थे, कपड़े फटने पर दर्जी के पास चले जाते थे, मशीन खराब होने पर इसे बनवा लेते थे। कई बार तो इन सभी चीज़ों को हम खुद ही करने लग जाते थे। लेकिन अब लोग यूज़ एंड थ्रो को फॉलो करते हैं, यानी कि चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। सीमित संसाधनों के साथ रहने में शर्मिंदगी नहीं, गर्व होना चाहिए। रिसाइकल प्लास्टिक, अगर इसको जलाएं तो इससे डाइऑक्सिन तथा फ्यूरॉन जैसे रसायन हवा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को रिसाइकल करना ज़रूरी होता है। पेड़ लगाएं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पर ऐसा करता कोई नहीं है। इसके लिए एक काम किया जा सकता है। जब कभी आपका जन्मदिन आए या आपके बच्चे का जन्मदिन आए तो उस दिन एक पेड़ अवश्य लगाएं और साथ ही साथ उसकी देखभाल भी ज़रूर करें। प्लास्टिक बैग को ना कहें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने साथ हमेशा एक कपड़े का बैग ज़रूर ले जाएं, ताकि दुकानदार से आपको प्लास्टिक का बैग ना लेना पड़े। बिजली बचाएं। हम जितनी अधिक बिजली बचाएंगे उतनी कम बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 65% थर्मल पावर प्लांट से होता है, जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं और पर्यावरण में CO2, SO2 जैसी गैस, जहरीली गैस छोड़ते हैं। पानी बचाएं। जितना हो पानी को उतना ही प्रयोग करें। कहीं पर भी नल खुला दिख जाए तो उसे तुरंत बंद कर दें। खाना बर्बाद ना करें। जितना खाना हो उतना ही लें, बच भी जाए तो उसे बाद में कंज्यूम कर लें। जितना अधिक हम अन्न उगाते हैं उतना अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें। आज पड़ोस की दुकान तक भी लोग पैदल नहीं जाते हैं, जबकि जितना आप पैदल चलेंगे उतना स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण को भी बचाएंगे। दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर्यावरण को बचाने के बारे में है। बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप नेचर से जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे हमारे पर्यावरण को लाभ पहुँचे।